अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेकाम है। सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर सियासी तकसीम जो है वो इस नौइयत की हो चुकी है कि उसके अंदर एक ठहराव या तहम्मुल तलाश करना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ दो चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर अहम हैं। एक, इंतखाबात का इनेकाद, मगर कब, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन जब नई मरदमशुमारी को नोटिफाई किया जा रहा था तो इत्तेहादी हुकूमत के ये इल्म में था कि आइन के तकाजे के मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी और फिर उसके बाद जो है वो इंतखाबात होंगे। तमाम जमातें इस हवाले से ऑन बोर्ड थीं और उसके नतीजे में जो भी अमल हुआ वो हुआ। और अब इलेक्शन कमीशन जो है ज़ाहिर है हल्का बंदियों में मसरूफ़ है और ये बात कही जा रही है कि वो नवंबर तक इन हल्का बंदियों को मुकम्मल कर लेंगे। अब इंतखाब के शेड्यूल के लिए तकाजा किया जा रहा है। ये इंतखाबी शेड्यूल जो है ये इलेक्शन कमीशन कब देता है ये बात अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से वो अमूरे हुकूमत चला रहे हैं वो निगरान हुकूमत वाले नहीं हैं। उनका बुनियादी काम यही था कि वो आएँ, इंतखाबात कराएँ और फिर वो तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन अब मामलात कुछ और रंग दिखा रहे हैं। एक और चीज़ बुनियादी अहमियत की हामिल है और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल बहुत अहम हो गया है। पहले इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराया जाता था, अब इस्टेब्लिशमेंट निकल गई है। अब सियासी पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक दूसरे से शाकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको नून लीग से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वही बात कह रहे हैं कि ये मामलात की दुरुस्तगी के लिए ये जो सिलसिला है ये जरदारी साहब को सौंपा गया है। दूसरी तरफ MQM ये कह रही है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, क्योंकि सिंध की निगरान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साल दौरे हुकूमत का तसलसल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब के अंदर अगर तरक्याती काम हो रहे हैं और सिंध में बंद हैं और वफाक में अगर हो रहे हैं सिंध में बंद हैं तो फिर ये मामला जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर सिंध में बंदिश है तो फिर पंजाब और वफाक में भी ये बंदिश होनी चाहिए। इलेक्शन के हवाले से ये सारी सूरत हाल जो है यकीनन बहुत सारे सवालात जो है उनको पैदा कर रही है और दूसरी तरफ मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, महंगाई की जो सूरत हाल है और जो आगे मज़ीद होने जा रही है, उसका ज़िम्मेदार IMF के साथ वो मुआहिदा है जो इसहाक डार साहब कर गए हैं। अब किस तरीके से इत्तेहादी हुकूमत जिसमें तमाम पार्टियां शामिल थीं आवाम को ये कन्विंस करेंगी कि नहीं, हम चाहते हैं कि महंगाई में कमी हो या हमारे पास इस हवाले से कोई मंसूबा है कि कोई रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। अवामी रद्द अमल बहुत शदीद है, अवामी जज्बात बहुत भड़के हुए हैं, उनमें एक हिजान भी पाया जाता है और गुस्सा भी पाया जाता है। अब ये सूरत हाल जो है क्या आगे चलकर बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद पर मुमकिन हो सकेगी? और अगर आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते और मामला अगर फरवरी तक जाता है तो फिर क्या आइन खामोश हो जाएगा? अब पहले भी एक दो मामलों पर खामोश हुआ है, हो के तौजीहात बयान की गई, लेकिन अगर इस मरतबा इस मामले पर भी हुआ तो फिर जाहिर है कि खामोशी का ये दुरानिया तवील भी हो सकता है। ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। और मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो सीजन पॉलिटिशियन हैं, इन मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, अवामी शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो इंतखाबी अमल का मामला है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो असेंबली तहलील होने के 90 दिन की मुद्दत के अंदर उसका इनेकाद हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या आइन जो है उसकी रूगर्दानी नहीं होगी और क्या आइन फिर खामोश होगा?
नदीम साहब, पहली गुजारिश ये है कि हम जो कह रहे हैं क्या वो आइन के मुताबिक है कि नहीं। मेरा ख्याल है वो आइन के मुताबिक है और तकरीबन 1 महीना होने वाला है। अब बाकी तकरीबन 2 माह रह गए हैं। 2 माह के अंदर फौरी तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन तहरक भी करे तो भी शायद 2 माह के अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन ना हो और कुछ दिन उससे आगे चला जाए। लेकिन ये चला जाए अपनी जगह, क्या हमें अपना वो मुतालबा इनके मुताबिक नहीं करना चाहिए? मजबूरी अपनी जगह हो, लेकिन हम साथ ही साथ ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि आइन ये कहता है ये करो और इलेक्शन की डेट दे दो। ये तो आइनी मुतालबे हैं ना, इसमें तो कोई जुर्म नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस हिजान को खत्म करने के लिए, इस तहफ़्फ़ुज़ाती अमल को खत्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाए। अगर ऐसा हो पाए, वो दे सके, तो बहुत सारे सवाल एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कायरा साहब अब एक और बुनियादी सूरत हाल जो है वो ये भी है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तकसीम है और उस तकसीम के हवाले से कुछ शुबहात जो हैं वो पाए जाते हैं और बुनियादी तौर पर वो शुबहात जो हैं वो शायद इलेक्शन के लिए मोतरज़ जो हैं वो समझे जा रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी इंतखाबात का मामला जो है वो खटाई में ही रहेगा? इलेक्शन का मामला तो खटाई में नहीं रह सकता। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को सूट करे, किसी को ना करे। इलेक्शन तो होंगे क्योंकि आइन का तकाजा है। जहाँ तक ताल्लुक क्या है कि कई लोग मसाइल थे वो मुख्तलिफ अदवार में, अयूब खान के लिए भी कुछ लोग मसाइल थे, भुट्टो साहब के लिए भी कुछ लोग मसाइल थे। उस वक्त भी कहा जाता था इलेक्शन नहीं होंगे या लेट होंगे। ज़ियाउल हक ने भी बड़ी कोशिशें की, लेकिन अल्टीमेटली आपको इस अवामी मुतालबे और जमहूरी मुतालबे के आगे मानना पड़ता है। ये अलग बात कि उसको मानते हुए भी आप उसमें से अपनी मर्जी के नतायज लेना चाहते हैं और बहुत सारे फैसले करा लेते हैं और इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन ये बहाने काम नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उससे मुल्क को पहले नुकसान हुआ, अब और ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। लेकिन कायरा साहब ये फरमाइएगा कि सियासी तौर के ऊपर जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, फिर उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने की तरफ ले जाया गया, उसके नतीजे में कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि ये कहा गया कि इससे मुल्क जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है। क्या ये तोजी जो है ये आगे चल कर एक दलील बन सकती है इंतखाबात के इल्तवा की? नदीम साहब, आइन ऐसी किसी दलील को नहीं मानता। आइन बड़ा प्लेनली कह रहा है कि अब कोई बहाना, कोई हीला, कोई बात नहीं चल सकती। रही बात अदालती अमल, एक उसका मुतबादल हुआ करता है, वो भी कहते तो आइन के मुताबिक ही है, लेकिन वो हो सकता है। अदालत भी मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई फैसला अब देगी, बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कल के अपनी जो फुल कोर्ट हियरिंग थी उसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया और बाकी उनके जो जज साहिबान थे, उससे तो कौम को हौसला मिला कि माजी की होने वाली गलतियों का बजाला नहीं होगा। लिहाजा मुझे तो कोई शायबा नहीं है कि इलेक्शन लेट होंगे। लेकिन कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जब एक निगरान हुकूमत जो है वो मारज़ वजूद में आती है तो उसका काम बुनियादी तौर पर इंतखाबात कराना होता है। माजी में हम ये देखते रहे हैं जो भी निगरान वज़राए आज़म आए, लेकिन अब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा भी जा रहे हैं, वो चीन भी जा रहे हैं, वो सारे जो मंसूबे हैं उनके हवाले से भी सिलसिला जो है उसको दराज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का एक परसेप्शन है? केयर टेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको कुछ काम करने की इजाज़त है, कुछ काम करने की इजाज़त नहीं है। जिन बातों की ममानत है वो चंद है, वो कोई लॉन्ग टर्म मंसूबे नहीं बना सकते, वो लेजिस्लेशन लंबी चौड़ी नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से कोई बड़ा मुआहदा नहीं कर सकते, ऑलरेडी चलते हुए जो प्रोसेसेस हैं उनको रोक नहीं सकते। ये तो कदगने उनकी हैं।
लेकिन ये कहना कि उनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, उसका काम तो इलेक्शन कराना है ही नहीं। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा मदद इलेक्शन के अमल में सूबाई हुकूमतों ने देनी है। वजीर आजम या वफाकी हुकूमत का तो फाइनेंशियल या कुछ हद तक फौज या रेंजर्स की तलब करने की हद तक वो तो हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन का वो भी अमला जो है वो भी इलेक्शन कमीशन का होगा। बाकी तो काम गवर्नमेंटों का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। लिहाजा वजीर आजम पाकिस्तान वो कायम मकाम वजीर आजम नहीं है, वो वजीर आजम है। उनको आइन वजीर आजम लिखता है, और वो पाकिस्तान का अगर इस वक्त यूएन में जाके उन्होंने एड्रेस करना है तो बिल्कुल करना है। अगर पाकिस्तान के इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल के मुताबिक किसी जगह जाके कोई बात करनी है तो बिल्कुल उन्होंने करनी है। अगर कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए चैलेंज आ जाता है तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? यदि 4-6 महीने बाद नया वजीर आजम आएगा तो फैसले कर लेगा? ऐसे तो नहीं है। और इसी को देखते हुए, माजी के तजुर्बात को देखते हुए ही माजी में कुछ वजीर आजम जो थे या कि जो कायम मकाम हुकूमतें होती थी उनके इख्तियारात बहुत कर्टेल थे, इसीलिए इस दफ़ा उनको कुछ इख्तियारात दिए गए ताकि पाकिस्तान के आलमी माहदे और खारजा ताल्लुकात के हवाले से या अंदरूनी मामलात के हवाले से अगर केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई फैसले लेने पड़े तो उनको ये आईनी कानूनी इख्तियार हासिल हो। ये तो कानून में अमेंडमेंट की गई, लेकिन वो भी लिमिटेड है, तो सारी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि हम माजी में ये देखते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात आती थी तो उंगलियां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठती थीं। अब सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ ये उंगलियां उठा रही हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो शाकी मुस्लिम लीग नवाज से हैं। जब ये बात वो कहते हैं, मुराद क्या है, क्या मतलब, वजह क्या है? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, इस पर बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि बिलावल साहब ने खुद भी इसका जवाब देते हुए यही कहा कि हमने, क्योंकि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया है पार्टी ने कि वो जो पार्टी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात TCC में या CEC में उनके सामने आए, उनको वो अप्रोप्रिएट फोरम्स पे या अप्रोप्रिएट जगहों पे उन मामलात की डिबेट करें और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराएं। लिहाजा जब तक वो डिबेट हो नहीं जाती, मेरा ख्याल है कि अब हमें इन मामलात को, इसके ऊपर अभी बहस नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर अभी मुबाहिसा हमें इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये बात तो हो सकती है कि MQM जो है वो ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनको भी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है सिंध की वो पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत का जो है वो एक्सटेंशन है, तो हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। देखिए, उनको हक है, वो भी अपने अप्रोप्रिएट फोरम पे राब्ते करें, वो भी बात करें, इलेक्शन कमीशन से करें, हुकूमत वक्त से करें, और जिस साहिब पे उनको एतराज़ है उससे करें। हुकूमत के ऊपर तो हमें भी एतराज़ है। इस वक्त जितने बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ पुलिस में, लोकल गवर्नमेंट में, आला सतह पे या निचले सतह पे जितनी बड़ी तब्दीलियाँ कराई गई हैं सिंध के अंदर, मरकज़ में या किसी और सूबे में तो नहीं हुई। वहाँ तो सिपाही से लेके IG तक और PM से लेके चीफ सेक्रेटरी तक हर चीज़ बदली गई है। फिर भी अगर किसी दोस्त को गुमान है और चुन चुन के पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को वजीर बनाया गया है, अगर उनको फिर भी शक है या उनके खदशात हैं तो उनका हक है, वो इलेक्शन कमीशन से या जहाँ भी बात करना चाहे करें। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है इसके अंदर एक तो सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आगे जो इंतखाबात का इशू है वो भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। आप देखते हैं कि जो आने वाले इंतखाबात हैं जब भी होते हैं वो इस्तेकाम की जानिब ले जाएंगे हालात को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है अल्टीमेटली स्टेबिलिटी का बायस बनता है,
और मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अगर हम पिछले 4 असम्बलियों को देखें, वो अपनी मुद्दत पूरी करके गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरी कदरें, जमहूरी इदारे, जमहूरी रवैये कमज़ोर पड़े हैं, बेहतरी का अमल नहीं हुआ, बल्कि ख़राबी बढ़ गई है। सो हमें जमहूरी असूलों के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने चाहिए, सबको उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर किसी पे केसेस हैं तो वो अदालतों का सामना करेगा और अवाम की राय से हुकूमतें बनाए, तभी आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता बन सकता है। कायरा साहब, एक और बहस की जा रही है, एक और नारा जो है वो बुलंद किया जा रहा है और इससे एक नया तासुर जो है वो जन्म ले रहा है, और वो ये है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप जो है ये नाकाम हो चुकी है और अब जो है एक मुतबादल क़यादत जो है वो उभरनी चाहिए। और ऐसे लगता है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कुछ इधर उधर से इस चीज़ को जो है वो उछाला जा रहा है। नदीम साहब, ये बड़ा पुराना मंत्रा है। अयूब खान ने अब्दो लगाया कि ये जो लोग सियासतदान हैं यही मसले हैं, इनको निकाले बगैर मसला हल नहीं होता। ज़ियाउल हक ने जमातों को ख़राब करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जमातें ख़त्म करके गैर जमाती इंतखाब ना कराएं, मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने भुट्टो साहब को कत्ल किए बगैर उनका मसला हल नहीं होता था, और बहुत सारे मसाइल इस तरह बाद में आने वाले हुक्मरानों ने भी किया। हम भी सियासतदान एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन ये एक नॉन स्टार्टर है, इसका कोई वजूद नहीं है। लोग हैं ना फैसला करने वाले, मैं और आप तो नहीं है। ये किसी अदालत ने फैसला तो नहीं करना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला तो नहीं करना। अगर कुछ लोग पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं कर पाए, फर्ज करें आप जिस बहस का जिक्र कर रहे हैं, तो उस बहस में वो जो अक्लमंद वहां बैठ के मुबाहिसे करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि हजरात ये बताइए वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा जरिया है आपके पास कि आप जिन लोगों की शक्लें आपको पसंद नहीं है, आप उनको इलेक्शन में हिस्सा न लेने दें, मंजिल से हटा दें। आपको जमातों की क़यादत से इख्तलाफ है, आप उनको जमातों की क़यादत से हटा दें और जमातें कायम रखें। वो कुलिया तो बता दें हमें, वो जो बहुत अक्लमंद लोग बैठ के मुबाहिसा करते हैं। इसका मतलब ये फैसला कायरा साहब, अवाम का इस्तेकाक है। अवाम ने फैसला करना है कि कौन सा लीडर उनके वोट का मुस्तहिक है, उसी को वोट देंगे। अवाम को बंधे हुए तो नहीं होते। पीपल्स पार्टी को वोट देने वाला, मुस्लिम लीग को देने वाला, JUI को देने वाला, तहरीक इंसाफ, जिस भी जमात को वोट देना है उसका वोटर को बंधा हुआ तो नहीं है कि मजबूर है उस जमात को वोट देने के लिए। वो चाहे मुझे वोट दे, चाहे मुझे ना दे, ये उसका इस्तेकाक है। लेकिन ये हक उसी का है, उसने फैसला करना है कि किसने पॉलिटिक्स करनी है, किसने नहीं करनी, कौन कामयाब है और कौन नाकाम। अब इसी तनाजुर में फिर ये सवाल पैदा होता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अवामी राय आमा का एहतराम कीजिए। मैंने पहले भी अर्ज की कि सबको इजाज़त मिलनी चाहिए, सबके साथ डायलॉग होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है, उसके ऊपर केसेस हैं और वो केसेस अदालतों में है, तो वो अदालतों में जाके केस लड़े। इस बुनियाद पे कि वो लीडर है, वो जमात है, वो ये है, उसके खिलाफ होने वाला जो कार्रवाई है वो रुक नहीं सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, किसी को उससे मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा अगर किसी ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, या किसी नैब के वाक़े में मुलव्वस है, या किसी और में, तो वो कानून का इशू है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, जाके अपना जवाब दे, वहां से जाके इजाजत ले। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अरसा करीब गुजरा है, इसके अंदर कानून और आइन मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है? इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं नदीम साहब, जब मैंने कहा कि पिछली 4 पार्लियामान अपनी मुद्दतें पूरी करने के बावजूद जमहूरी अमल कमजोर पड़ा है, मजबूत नहीं हुआ। इसका जवाब मैं बड़ी तफसील से दे चुका हूं। नहीं, मैं जमहूरी अमल की बात नहीं कर रहा, मैं कानूनी और आईनी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। तो कानूनी आईनी जमहूरी होता है ना, गैर जमहूरी तो नहीं होता। ये सब एक ही चीज, सट्टे बट्टे हैं। तो इसमें यकीनन बेहतरी नहीं आई, बल्कि खराबी आई। अच्छा कायरा साहब, आप ज़रा इस तरफ आते हैं कि गुजारिश ये है कि जाहिर है कि अवामी आदमी जो होता है उसको अवाम में जाना पड़ता है, वोट लेना बहुत मुश्किल काम होता है,
अब एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आवाम जो है वो एक हिजान में मुब्तला हैं और महंगाई ने उनको बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। कितना मुश्किल है उनको ये कन्विंस करना कि हालात बेहतर हो सकते हैं उस लीडरशिप की जानिब से कि जिस लीडरशिप ने ये एक ऐसा IMF के साथ मुआहिदा किया कि वो तकरीबन गले पड़ चुका हुआ है। नदीम साहब, गुजारिश ये है कि एक है अवाम के अंदर पॉपुलर नारों के ऊपर बातें करनी, अवाम को ख्वाब नहीं शराब दिखाना। कुछ जमातें ये काम कर चुकी हैं, रिसेंटली कर चुकी हैं, और उन्होंने अवाम को वो ख्वाब नहीं शराब दिखाए जिनकी ताबीर हो नहीं सकती थी। वो अब फिर अगर अवाम को शराब दिखाता है कोई और अवाम उसके पीछे लगते हैं तो वो अपने मर्जी का, अपनी किस्मत का फैसला करने का हक तो अवाम को ही है। बट तर्ज ये है कि क्या एक साल में महंगाई हो गई, या महंगाई या इकोनॉमी एक साल में बैठ गई, या एक साल में सारा कर्जा ले लिया गया, या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक साल में गिर गई, या इंपोर्ट्स एक साल में बढ़ गई? नहीं, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत बढ़े हैं। हमने इस सारे सिस्टम को दुरुस्त करना है। हमारी हुकूमतें आई, थोड़े थोड़े वक्त के लिए कुछ करेक्शन हुई, फिर खराबियां हो गई। अब भी सवाल ये है कि आप तो कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त ने अवाम पे महंगाई का बम फोड़ दिया, आप तो कह सकते हैं ये अवाम दुश्मन हुकूमतें हैं, आपको तो आज़ादी है, लेकिन आपको ये आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देखना चाहिए। आज की केयर टेकर गवर्नमेंट हो या कल की हमारी गवर्नमेंट हो, उन्होंने जो फैसले किए वो इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके, अगर इलेक्शन में हुकूमत खत्म होने से महीना पहले, हफ्ता पहले हम तेल, बिजली, गैस और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट बढ़ा रहे हैं, तो क्या हमें नहीं पता था कि इससे अवाम की ज़िंदगी में तलखी आएगी और अवाम हमसे नाराज़ होंगे और वोट नहीं मिलेंगे? तो फिर भी जानबूझ के हमने ये फैसले किए। तो क्या हमें वो नासमझ हैं, हमें चीज़ों का पता नहीं है, किसी घमंड में है क्या? हमने तो अवाम से बेट करना है, वोट मांगना है। इसलिए वो फैसले किए कि सियासी नुकसान होगा, और हम बार बार कहते रहे कि हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है। हमने सियासी नुकसान किया है, हमने अपना सियासी कैपिटल बर्न किया। ये आपके प्रोग्रामों में, जलसों में, पार्लियामान में, हर जगह हम कहते रहे। उसके नतीजे में कुछ स्टेबिलिटी आई है, शॉर्टकट कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप IMF और नो IMF आपके पास नहीं आया था कि आप आओ, हाँ आके हमसे कर ले लो। IMF के पास आप गए थे। आज IMF का मायना एक तरफ फेंक दें, दुनिया की मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप वायदा छोड़ दें IMF का। अगर आप तेल की कीमतें नहीं बढ़ाते पाकिस्तान के अंदर, या बिजली की कीमतों पे जो असर आता है वो नहीं बढ़ाते, तो वो कहां से लाएंगे पैसा जो इंटरनेशनल मार्केट कायरा साहब, मैं इस तरफ आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। इसको अगले ब्रेक में पूरा कंटिन्यू करते हैं, इसी पर ही बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे, ठीक है, तसलसल जो है वो है हर ज़माने में। अगर आप अखबारों की सुर्खियां निकाल के देखें हर दौरे हुकूमत में, और मईशत के हवाले से उनका जायज़ा लें, 35 साल तो मुझे भी हो गए हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए, कभी ये ना अल्फाज में तब्दीली आई है, ना रुझान में तब्दीली आई है, ना हालात में तब्दीली आई है। हम बद से बदतर और फिर बदतरीन पे पहुंच गए हैं। नदीम हुसैन, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, अब फिर आपसे कहूंगा, आप जैसे साथियों को चाहिए, सीनियर तज्जियाकारों को चाहिए कि आप ये देखें कि मौजूदा हुकूमत है या हमारी हुकूमत थी, इनके पास ये फैसले किए, उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में तकालीफ बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तेल गैस बिजली महंगी हो गई, और
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, इंपोर्ट्स बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया। ये तो आप हम पे तनकीद कीजिए, ये फैसला। आप ये भी साथ बताइए कि वो कौन सा फैसला था कि अगर हम वो फैसले कर लेते और उसके नतीजे में ना कर्ज बढ़ता, ना हमें IMF के पास जाना पड़ता, ना तेल गैस बिजली महंगी होती, ना बेरोजगारी होती, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती, इंपोर्ट्स कम हो जाती। वो कौन सा कुलिया है? आप हमें बता तो दीजिए मैं ना कि ये फैसले नहीं आपने नहीं लिए। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आज जब आप गर्दिशी कर्जों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि IPPs का फैसला गलत था? नहीं, गलत था। IPPs ना लगे होते तो आपके मुल्क के अंदर बिजली का बहरान बहुत बड़ा खड़ा होता। अगर उस फैसलों के अंदर कोई करेक्शंस करनी थी, वक्त के साथ साथ एनर्जी मिक्स को दुरुस्त करना था, आपने हाइडल बिजली पैदा करनी थी, उस वक्त भी हमने IPPs इस तरह नहीं बनाने शुरू किए थे। उस वक्त भी आपको याद होगा गॉर्डन वू नामी एक शख्स आया था। आज जो थरकोल का सारा कौम को बुखार चढ़ा पड़ा है, यही थरकोल था। इसी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बुनियाद बना के कहा था कि हम थरकोल पे बेस्ड यूनिट लगाएंगे, और फिर मुल्क के अंदर बहुत सारे सियासतदानों और इदारों ने और लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, ये तो कोल इस काबिल ही नहीं है, इसकी क्वालिटी वो नहीं है। और वो अगर कोल के ऊपर लगे हुए यूनिट चल रहे होते तो आज हमें सस्ती बिजली मिल रही होती। ये उस वक्त के ऑप्शन नहीं थे। जब भी आपने कभी किसी चीज का तजिया करना हो तो उसको 50 साल बाद खड़े होकर फैसले नहीं सोचते, बल्कि उसको उस दिनों में जाके उन हालात में खड़े होकर देखना होता है। IPPs का फैसला बुरा फैसला नहीं था, उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद आपने IPPs के साथ साथ रिप्लेसमेंट लेनी थी, IPPs के साथ नेगोशिएट करना था। आपने एनर्जी मिक्स में हाइडल का, एटॉमिक का, विंड का, बाकी इस्तेमाल जो थे, कोल का इस्तेमाल, पाकिस्तान का इंडिजिनस कोल, आज हम इंपोर्टेड कोल के ऊपर कारखाने लगा रहे हैं या लगाए हैं। तो हमने क्यों नहीं, आज हम कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि थर कोल का जो इस्तेमाल किया जाए, वहां से कोला इंपोर्ट कर लिया, निकाला जाए और इस्तेमाल किया जाए। तो ये कारखाने पहले लगते तो ये प्रॉब्लम ना आता। तो बताइए कौन जिम्मेदार है? वो कौन है? वो लोग कौन है? वो मीडिया वाले जिन्होंने कहा था कि गार्डन बुक को भगा दो, ये तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि अब अवाम बेचारी का क्या कसूर है, एक आम आदमी का क्या कसूर है, एक मिडिल क्लास बंदे का क्या कसूर है? एक थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास थी, वो भी अब मिडिल क्लास से नीचे आ गई है, उनका क्या कसूर है? सारा नदीम ठहर जाओ। ये जो आपने बड़ा सवाल सारे लोग करते हैं ना कि जी ये फिर अवाम क्या करे और ये फिर ये मिडिल क्लास क्या करे। यार हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमने इन्हीं के पास जाके वोट नहीं लेना। पॉलिसीज तो बनाते हैं ना, पॉलिसीज का नतीजा हम भुगतते हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हमने उनसे साथ हमारी कमिटमेंट है। ये जो इस वक्त हालात हैं, क्या रास्ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिस्टों से पूछ रहा हूं, मैं सारे मीडिया से पूछ रहा हूं, आप बताओ कौम के इन लीडरों को, इन सियासी जमातों को, आप बड़े लायक आलम फाजल आदमी हो, बताओ इनको कि तुमने ये गलत फैसले किए हैं। कायरा साहब, मैं तो आपसे मैं आपसे एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि थोड़ा सा सिलसिला जो है वो एक्सपोज हुआ है। चीनी जिस तरीके से गोदामों से बरामद हो रही है, डॉलर जिस तरीके से सेफों से निकल रहे हैं, स्मगलिंग का थोड़ा सा हाथ बंद हुआ है, जिसकी एक सरपरस्ती की जाती है, वो उस सरपरस्ती के अंदर हमारी अशरफिया का हर वो शख्स शामिल है जिसके अंदर इख्तियार का मादा मौजूद है। नदीम हुसैन, बात यह है कि क्या ये स्मगलिंग, ये सारा कुछ मिलिट्री अदवार में नहीं होता रहा? क्या ये इमरान खान के दौर में नहीं होता रहा? जब एक पेज के नारे थे तब नहीं होता रहा? ये एक अजाब है जो मुल्क के अंदर जारी था और है। अगर आपने आज इसके खिलाफ एक्शन करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि यही काम हम 6 महीने पहले भी कर सकते थे। यही स्मगलिंग हम 4-6 महीने 2 साल पहले भी रोक सकते थे। क्यों नहीं रोकी? क्यों नहीं कर पाए? वो एक माजी है, उसके अपने असरात है, अजाब है। लेकिन आज मेरा आपसे सवाल यह है कि जो फैसले करने की हद तक
पाकिस्तान के अंदर अगर चीनी आज गोदामों से निकली है तो पहली गुजारिश यह है कि चीनी सारा साल नहीं बनती। ये भी आप लोग तज्जिया करते वक्त जरूर देखिएगा। मैं शुगर मिल वाला नहीं हूं, मेरा शुगर के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चीनी साल के 2, 3, 4 महीने में बनती है और पूरा साल इस्तेमाल होती है। जब पूरा साल इस्तेमाल होनी है 4 महीने बना के, तो फिर 8 महीने गोदामों में रहनी है। सर गुजारिश ये है कि आखिर ये मुल्क है, इस मुल्क में हुकूमत है, कितना स्टॉक रखना है, कितनी इस्तेमाल होनी है, उसका कोई हिसाब होता है। ये तो नहीं होता ना कायरा साहब कि 150 से 240 में चली जाए एक दिन के अंदर। और नदीम हुसैन, हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के गोदामों को रेगुलेट नहीं करती। हुकूमत ओवरऑल सर सरपरस्ती तो करती है ना ऐसे कामों की। मैं आपको बता देता हूँ, हुकूमत ये एस्टिमेट करती है कि इस साल हमें कितनी चीनी चाहिए, कितने अफराद हैं, पर कैपिटा कितनी चीनी लगेगी, टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई, उसके हिसाब से कहते हैं कितनी मंगवानी है। मंगवानी है कायरा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है आपके पास। अगर कोई बंदा होर्डिंग कर रहा है, अगर किसी पास गोदाम में चीनी पड़ी है और वो डिमांड करने में भी नहीं देता, बिल्कुल उसको पकड़े, उसका माल जब्त करे, कोई हर्ज नहीं है। कायरा साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इस पे बहस हो सकती थी। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।